कश्मीर घाटी में बर्फबारी से बड़ी लोगों की दिक्कतें, कई रास्ते बंद होने से घरों से निकलना भी हुआ मुहाल। इंतजामिया के कदमों पर भी उठाए सवाल। बारिश से मैदानी इलाकों में हुआ ठंडक का एहसास, वीरवार को ही मौसम के तेवर सुधरने की है संभावना। ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में बच्चों की लिखने की क्षमता पर पड़ा असर, ऑफलाइन मोड में एडजस्ट होने में आ रही दिक्कतें, पटरी पर लाने के लिए टीचरों ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर घाटी सहित जम्मू कश्मीर के कई अन्य ऊपरी इलाकों में आज हुई ताजा बर्फबारी लोगों के लिए आफत साबित हुई है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर सहित कई अन्य जिलों में बर्फ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए और लोगों का घरों से निकलना भी मुहाल हो गया। कश्मीर में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए प्रशासन का अमला हालांकि एक्शन में आ गया, लेकिन लोगों ने इस एक्शन पर कई सवालिया निशान लगाए। कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और लोगों का आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज कुछ उड़ानें भी बाधित हुई और बर्फबारी का रेल यातायात पर भी असर देखा गया। और तो और बर्फबारी से कई इलाकों में बिजली भी गुल रहने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंदर से 3 किलोमीटर लेके गाड़ी को धक्का देके आ रहा हूँ। वो ये बाईपास साफ है, क्यों यहाँ से एमएलए आएंगे? गरीब का ख्याल नहीं है इनको। अंदर अगर कोई कैजुअली, यहाँ पे कल ही मर गया एक आदमी, गुलान भी घिनाई, तो आप देखिए उधर आने वाले था उनको मुश्किलात हो गया। वो अगर ये रोड साफ है, इनको पहले अंदर वाला रोड करना है साफ, लोगों को देखना है, इनको तकलीफ मत है। उस दिन पेशिंग हुई थी, बर्फ हो जाएगा, इन्होंने वीडियो ये टीवी पे दिखाया, हमने मशीनें रेडी रखी है, वो रेडी है कि वो मशीनें कहाँ है इस वक्त? आप मुझे बताओ। सुबह से 8 बजे तक तो मशीनें निकलनी जाए, मुलाजिम निकलने जाए। दाए ये करते हैं, बड़े बड़े बुलंदे फिर आगे लोगों को ठाकते हैं। इनको शॉर्टकट में यहाँ पे पैसा कमाना है और यहाँ पे कुछ लोगों की सहूलियतें इधर देखते नहीं। आप देखो अंदर, आप 3 किलोमीटर से मैं पैदल आ रहा हूँ नीचे। स्नो क्लियरेंस मिशन आई नहीं, बर्फ हटाया नहीं गया। ये देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हमें ऑफिस जाना है, मैं अब हाफ डे के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ ऑफिस। ये देखिए हाल क्या है इधर का। जमीनी सतह पे कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दावे होते हैं। मुश्किलात कितने लग रहे हैं? बहुत मुश्किलात हैं। ना पावर है कल से, ना कुछ है, ना सड़कें साफ की है। तो मेरी गाड़ी बंद है, मुझे गाड़ी में जाना होता है ऑफिस रोज, तो मैं अब जाऊंगा सोमो में। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि लोगों को सुविधाएं दीजिए और लोग मुश्किलात में हैं, इनको फैसिलिटीज दीजिए, सड़कों से बर्फ हटाइए। मुझे अहमद हॉस्पिटल पे जाना था, बट बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे चलने में, क्योंकि यहाँ पे रोड की फैसिलिटी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी बर्फ भी नहीं उठा है यहाँ पे। और अगर बिजली की बात करी जाए तो बहुत दिक्कत होगा। इंतजाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये उठाया जाए। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां बीती रात से हुई बारिश के कारण ठंड ने जोर तो नहीं पकड़ा, अलबत्ता लोगों को कुछ हद तक ठंडक का एहसास जरूर हो रहा है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार रात को ही गरज के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था और रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं आज सुबह से ही आसमान पर बादलों और सूर्य देवता के बीच लुका छिपी का सिलसिला जारी रहा और बारिश न होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली। मौसम विभाग की माने तो आज मौसम के तेवर यूं ही बिगड़े रहेंगे और कल यानी वीरवार से ही राहत मिलने की संभावना है। 2-4 दिन पहले तो ऐसे महसूस होने लगा था कि गर्मी अभी आ जाएगी और सूर्य देवता अच्छी तरह से निकल रहे थे, और 2 दिन से भी ऐसे हो रहा है कि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। श्रीनगर वगैरह में बर्फबारी का कहर पड़ा हुआ है और मैदानी इलाकों में ठंड दोबारा से आ गई है। लोगों ने जैकेटें वगैरह अंदर रखी थी, अभी दोबारा पहनने की जरूरत पड़ गई है। तो मौसम पहले से अभी काफी बदलाव कर रहा है। इससे क्या है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चे बीमार हो सकते हैं और ठंड है जो दोबारा आ रही है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, धूप भी अच्छी खिल रही थी, उसकी वजह से लोगों ने जैकेटें, गर्म जैकेटें त्याग दी थी, हाफ जैकेट पहन रहे थे, कुछ तो शर्ट में भी घूम रहे थे। पर 1-2 दिन में ये मौसम ने ऐसी करवट ली
कि थोड़ा ठंडा हो गया, सभी ने फुल जैकेटें निकाल ली, मेरी तरह गर्म टोपी निकाल ली। तो मौसम विभाग तो कहता है कि भी 1-2 दिन बारिश रहेगी, उसकी वजह बाद में हो सकता है कि मौसम ठीक हो जाए। अभी तो काफी ठंड है, ठंड महसूस हो रही है। देखते हैं, अभी 2-4 दिन ठंडा रहेगा, उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हो रही थी, पता चला था, तो मौसम काफी ठंडा हो गया। तो मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, तो इस समय मतलब कि थोड़ा ठिठुरन वाला हिसाब है। अलाव तो किसी ने जलाया नहीं है, फिर भी ठंडक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। बारामूला के कई इलाकों में आज सुरक्षा बलों ने फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को दरअसल मंगलवार को कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली थी, जिसके चलते कल से शुरू हुआ ये अभियान जारी रखा गया है। हालांकि फिलहाल किसी भी संदिग्ध के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। बारामूला से हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट ने इस ऑपरेशन की ग्राउंड जीरो से जानकारी दी है। कस्बे बारामूला के तौहीदगंज, आज़ादगंज या इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं, चाहे हम बाग इस्लाम की बात करें, वहां पे कल जो है फौज को एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी। उसके बाद जो है सर्च अभियान चलाया गया। इस वक्त तक जो है ये सर्च अभियान लगातार जारी है, क्योंकि इसमें जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जो डोर टू डोर सर्च की गई, इसमें 46 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर जो है ये ऑपरेशन चलाया। और बड़े पैमाने पे जो है इस वक्त भी ये सर्च ऑपरेशन, ये डोर टू डोर सर्च लगातार जारी है। अभी कितना टाइम लगेगा इसमें कहना नामुमकिन है। फिलहाल जो है हमने ऑफिशियल्स के साथ बात की, तो उनका यही कहना है ये जो सर्च है इसमें मजीद क्या कुछ होगा ये आने वाले टाइम के बाद ही आपको आगाह करेंगे। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज के लिए। कोरोना महामारी के वजूद में आने पर अपनी जिंदगी में पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई के दौर से गुजरने वाले स्कूली बच्चों को अब फिर से ऑफलाइन मोड में आने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर बच्चों का लिखाई का अभ्यास नहीं रहा है और उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ गई है, जिससे उन्हें मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी ओर करीब 2 सालों तक ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद अब कक्षाओं में बैठकर सबक पढ़ने में भी उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उनके गुरुओं यानी टीचरों की, जो बच्चों की मानसिकता से भली भांति वाकिफ हैं और उनकी दिक्कतों का हल करने में जुट गई हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर जो हमारी टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझा देती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में। हाँ, पर हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हमारी। ऑनलाइन में उतने जल्दी हम करते नहीं थे। जो अब ऑनलाइन से ऑफलाइन आए हैं तो टीचर्स काफ़ी अच्छे से चैप्टर रीड करवा रही हैं, अच्छे से लिखना प्रैक्टिस करवा रही हैं, स्पेलिंग्स जो मिस्टेक्स होती हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रही हैं। वैसे ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा मतलब जितना समझना चाहिए उतना तो आ नहीं रहा था, पर अभी जब आए हैं तो टीचर्स काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं चैप्टर्स, सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग ही मोटिवेट करने के लिए जो स्टोरीज सुनाती है टीचर्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैम का। तो वो मैम जो एक चैप्टर कराती है तो उसके साथ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको और बढ़ावा देने के लिए, आपको अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए मैम स्टोरी सुनाती है उसके रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन वीडियो मैम भेजती थी, वीडियो कॉल पे बातें करती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता था। और जो सामने सामने बातें करते हैं मैम से, कई सारे न्यू वर्ड्स जानते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है कि और पढ़ना है और करना है। हाँ जी, किन्हीं किन्हीं बच्चों को लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, जैसे कि वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रहे हैं, या फिर वो लिखने में उनको स्पेलिंग बोलने में भी मुश्किल आ रही है बहुत ज़्यादा। और कोई कोई बच्चे तो लिखने में इरिटेशन फील करते हैं, जैसे कि अब उनको लिखने से जैसे सिर दर्द टाइप होती है वो, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ऑनलाइन आने में। लेकिन ये रूटीन ठीक हो जाएगी साथ साथ ही, जैसे स्कूल आते रहेंगे तो उसके साथ साथ ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उनकी स्पीड में काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि जैसे 2 साल का गैप रहा बीच में, तो 2 साल से बच्चे नहीं कुछ भी लिखा, जिन्होंने नहीं नोट्स बनाए, होमवर्क साथ साथ नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा गैप आया होगा। उनकी स्पीड भी मेंटेन पूरी नहीं हो पाई होगी, जैसे वो लिखते हैं। हैंड राइटिंग में भी बहुत फ़र्क आया हो रही है, क्योंकि जिन जिन बच्चों ने तो हैंड राइटिंग बिल्कुल बनाई ही नहीं है, हैंड राइटिंग की वजह से भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा टीचरों को, और स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, क्योंकि बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है पिछले साल पूरा। सर, वो तो क्लियर है कि बच्चों को दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। तो आज बच्चे हमारे पास 2 दिन से आ रहे हैं जूनियर क्लासेस के,
तो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से लिख नहीं पाते, सारे नहीं पर कुछ। तो छोटे बच्चों में खासकर ये दिक्कत थी, जैसे हम ऑनलाइन उनको ये काम वगैरह सेंड करते थे तो बच्चे कहते थे हमारे पेरेंट्स के पास फोन है, मैम हमारे पास फोन नहीं है, तो बच्चों को ये कहीं न कहीं मुश्किल आ रही थी। अब ऑफलाइन में ये हुआ कि बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं, तो फेस टू फेस पढ़ाने में और ऑनलाइन में बहुत बड़ा अंतर है। सर वो ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड टॉट। तो बच्चों के बगैर हम अधूरे थे, हम पूरी कोशिश करेंगे, अपने 24 आवर्स भी उनको हम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में ऑफलाइन, घर से ऑनलाइन भी कभी बंदा कोशिश करता है बच्चों के लिए, हम उनको पढ़ाएंगे। वो जो उनकी जो स्पीड नहीं बन रही है लिखने में, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे अच्छे से फिर से उसी पटड़ी पर आ जाएं, अच्छे से वो अपनी राइटिंग कर सकें। 2 साल बच्चा ऑनलाइन रहा, घर में रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें, अब स्कूल में आया तो काफी सारी दिक्कतें हैं। जैसे बच्चा बहुत सारी जगह मैंने देखा कि लिखना पढ़ना तक बच्चा उस तरह से उस एफिशिएंसी से नहीं कर रहा। अभी 8th क्लास का भी मैंने कल देखा एक बच्चा, तो कॉपी देख रहा था मैं उसकी, तो जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल में 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, तो हिंदी में इवन बच्चा 8th का मात्रा ज्ञान तक उस तरह से परफेक्शन से नहीं दे रहा था। तो ये काफी बड़ी दिक्कत है, बच्चा उस स्पीड से पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि अब जो क्लास में रीडिंग्स वगैरह बच्चों को करवाई जाती थी वो उस तरह से अब घर में तो बच्चे ने की नहीं। बच्चा काफी सारी चीजों में लापरवाही करता रहा, या और भी बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद उस तरह का जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसको घर में ऑनलाइन फैसिलिटी, वो एंड्रॉयड फोन या टैबलेट चाहिए था, हो सकता है उसको उस तरह से ना मिला हो। लेकिन फिर भी काफी सारी कमियां जो ऑनलाइन एजुकेशन में रही हैं, आई होप कि ऑफलाइन में वो सारी कवर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल हैं दिक्कतें काफी सारी हैं। बच्चा अब उस तरह से स्पीडी लिख नहीं पा रहा, क्योंकि उसने 2 साल से लिखा ही नहीं। अभी जो यूनिट टेस्ट वगैरह वो भेजते थे घर में, वो महीने में 1 आध बार या 2 महीने में 1 बार लिखा, तो उतनी इफेक्टिवली जितना क्लासेस में होता था वहां ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों चोरों का बोल बाला है। सांबा जिले में चोरों ने जहां सभी हदें पार कर पुलिस को खुली चुनौती दी है, वहीं जम्मू जिले के बिश्ना इलाके में स्थित तहसील परिसर के बाहर से चोरों ने आज लगातार दूसरे दिन वहां पार्क की गई एक बाइक पर हाथ साफ कर दिया। बाइक मालिक किसी काम के सिलसिले में तहसील परिसर के भीतर गया था और वापस लौटने पर वहां बाइक न पाकर उसके होश फाख्ता हो गए। वहीं मंगलवार को इसी इलाके से बाइक चोरी होने पर आज यहां पुलिस भी तैनात की गई थी, लेकिन चोर पुलिस को गच्चा देकर बाइक ले उड़े। आज बिश्ना में यहाँ पे तहसील ऑफिस के बाहर एक मोटरसाइकिल लगा हुआ था और यहाँ से अभी चोरी हुआ है। और आपको ये बताएं कि कल भी एक मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हुआ था, तो आज उसके लिए यहाँ पे एक गश्त लगाई गई थी और उसके बीचों बीच यहाँ से मोटरसाइकिल चुरा के ले गए हैं। अब हमें ये बताएं कि आम लोग क्या करेंगे? अब एनजीओ आ गए हैं, वो मोटरसाइकिल देखेंगी या पुलिस प्रशासन ये मोटरसाइकिल देखेगा? मैं आपसे ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा SHO साहब को कि ये जो मोटरसाइकिल गुम हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा? स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें न मानी गई तो वो अपनी हड़ताल को 72 घंटे और आगे बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे इन डेली वेजरों का कहना है कि आंदोलन करने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि विभाग के नियमित मुलाजमों भी उनके साथ दे रहे हैं और अगर अब भी अधिकारी न जागे तो इस आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हम निर्णय ले लेंगे और 72 घंटे की स्टाक और आगे ले जाएंगे। इसके लिए जो भी हमारा जो मैसेज, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट बैठी है, वो जिम्मेवार होगी। जहां आने वाले टाइम में जो भी हम उग्र प्रदर्शन का देंगे एक मैसेज, वो उसकी जिम्मेवारी जो सरकार होगी। तो आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम कि हमारी स्टाक का रुख
कुछ और ही तरीके का होगा। जो आने वाले टाइम में जो हमारे सेनेटर साहब, हमारे वो आने वाले जो भी चीफ सेक्रेटरी माननीय जो बैठे हुए हैं, वो भी जिम्मेवार होंगे। हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद 446 जो मुलाजिम दर दर की ठोकरें खा रहा है और बंगलों कोठियों में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रहा वो ना तो है। तो आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि 72 घंटे की स्ट्राइक जो भी है जो हम आगे ले जाएंगे। अगर हमें कोई मैसेज नहीं आया तो हमारे साथ परमानेंट स्टाफ भी बैठने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों की सराहना करते हुए अपनी कुछ मांगों का पिटारा भी खोला है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से इन पर गौर करने की अपील की। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है उनका। इसके साथ ही जितने भी आधार शिविर बनाए गए हैं अमर यात्रा को लेकर, उन तमाम आधार शिविरों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए, पहलगाम एक मुख्य आधार शिविर है। वहां से लगातार हमें जानकारियां मिल रही हैं कि वहां पर पहलगाम के अंदर निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक है। होटल, वहां चाहे व्यवसायिक निर्माण कार्य हो, निजी निर्माण कार्य हो, वहां पर रोक लगाई गई है। उसको जल्द से जल्द उस रोक को खत्म किया जाए। और जो पिट्ठू और घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं और बाकी जो टैक्सी चालक हैं और जितने भी पर्यटक से जुड़े हुए व्यवसायिक से लोग हैं, उन सबको एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से यात्रा नहीं होने के कारण वह भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और एक जो हमारी मांग है कि जितने भी आधार शिविर हैं या यात्रा के अंदर जितनी भी व्यवस्था की जाती है, टेंटों की, गाड़ियों की, उन सब व्यवस्थाओं में स्थानीय लोगों को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बार फिर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है। कठुआ पुलिस ने आज एक शिविर लगाकर दिव्यांगों को व्हील चेयर मुहैया करवाकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई। कठुआ पुलिस द्वारा 20 लोगों को व्हील चेयर दी जानी है, जिनमें से 10 दिव्यांगों को आज ये सुविधा दे दी गई। श्रीमती सुकुमार। सिविक एक्शन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े सालों से चलाया जाता है, जिसमें हम सोसाइटी के अलग अलग लोगों को मदद करते हैं। इसमें हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। और हमने कठुआ में ये देखा कि बहुत सारे लोग, विकलांग लोगों को भी जरूरत है, जिनको व्हील चेयर्स की जरूरत है। तो इसलिए हमने 20 व्हील चेयर्स परचेज की हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम में, और वो हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग विकलांग लोगों की मदद के लिए उनको फ्री दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज 10 लोग आए थे, जिनको हमने 10 व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जे&के पुलिस का हमेशा से ये एंडेवर रहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में सोसाइटी के अलग अलग तबके में हम जाके लोगों की मदद करें, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ आज हमने ये विकलांग लोगों की भी मदद की है। सर, ये क्या सिर्फ कठुआ तहसील? कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तहसील के थे। कुछ लोग बसोली के भी हैं, कुछ मड़ीन के हैं, कुछ हीरानगर के हैं। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पिछले कुछ समय से बिजली के बिलों को लेकर सुर्खियों में है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन पर जहां आए दिन उपभोक्ताओं द्वारा भारी भरकम बिल देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं कॉरपोरेशन द्वारा उन लोगों को भी बिजली के बिल भेजने की खबरें सामने आ रही हैं, जहां अभी तक बिजली की सप्लाई भी नहीं पहुंची है। ऐसा ही एक गांव जिला उधमपुर का पन्नू मोड़ा डिगेर है, जहां बिजली विभाग ने बिजली तो नहीं पहुंचाई, लेकिन बिजली के बिल जरूर पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें हैं उस दौर की जिसमें डिजिटल इंडिया और भारत को विश्व गुरु बनाने की बातें हो रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है कि इंडिया डिजिटल और विश्व गुरु कभी बन पाएगा? आग की रोशनी से पढ़ने वाले ये बच्चे हैं जिला उधमपुर के गांव पन्नू मोड़ा डिगेर के। दिन में ये बच्चे सूरज की रोशनी में तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन सूरज के ढलने के बाद ये बच्चे आग की रोशनी में अपने स्कूल का काम करने को मजबूर हैं।
आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गांव के लोगों को बिजली की रोशनी नहीं दिखी। बच्चे राती लकड़ी दी लो बालनी, राती जरा कोई जागत कोई पढ़िया लिखिया था वो राती सदना वो इन्हों अंदर पढ़ांदा वो लियाखड़ी बाल के दिनी असी चीड़ दी होंदी दिनी उसनों लियाखड़ी आखदे वो दिनी बाली गए तो राती ये बच्चे पढ़दे तुसी देख सकते सब कुछ। इस करके जी कोई बिजली है कोई बिल्कुल है निके निके बच्चे राती लिखड़ियां जाना करनी लिखड़ी आनी गए उनके पर राती वो बच्चे पढ़ते लो करिए कोई बिजली नहीं दिखी। बिजली न होने के कारण गांव के बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस गांव के लोगों के मुताबिक उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाने और उनके बच्चों को भी पढ़ने का शौक है, लेकिन बिजली न होने के कारण ना वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। तो मैं लाइट नहीं दे किया पढ़ना पे लिखनी कहने पढ़ना तो नहीं लिखनी भी नहीं हुई कदी फिर किया पढ़ना पे रही गया। शौक तो सारे अपने बच्चे पढ़ाने की शौक तो सारे की है, बच्चे की भी शौक है ऐसे ही पढ़ने निक्की निक्की बच्चियां वो भी बगैर लाइट तो क्या पढ़निया। इन लोगों के मुताबिक 10 साल पहले बिजली विभाग ने उन्हें बिजली के कनेक्शन के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा था और गांव के लोगों ने फॉर्म भरे भी थे। बिजली तो गांव में नहीं आई, लेकिन विभाग के बिल तब से उन्हें लगातार आ रहे हैं। बिजली का बिल आमदे को 15 साल हो गए ना, बिजली कोई है नहीं, खम्बा कोई लगा नहीं तो छड़े बिल आमदे रहे, बिजली का कोई बल्ब का मुंह दिखा नहीं। ये तकरीबन 10 कारें थे बगैर बिजली दू बगैर खंबे दू, इस तरह से 20-25 कारें बगैर बिजली खंबे दू को 25 कारें, लेकिन जेडे 10 कारें इनदे पर खंबा आ करदा कई सालें दा ये आवा करदा बिल बिजली दा आवा करदा, ना खंबा है ना तार है, बिल आ रहा। एक बात इस तरह है जी उन्होंने आख्या तुसी फार्म भरो तुसी फार्म भरो असी के कम करेंगे तुहानू खंबे दे और तार देंगे। वो फार्म भरे ना खंबा आया ना तार आई, बहुत बारी एमएलए कोल भी गए बिजली मुड़ी है लाटू का मुंह दिखिया। इन लोगों ने ये बिल आवा करदा को तकरीबन 7-8-10 साल तक ना कोई बिजली नहीं है, बिल्कुल बिजली शिजली कख भी नहीं। मीटर लगना कुछ साढ़े खंबे के नहीं है, बिजली के नहीं है, मीटर कुछ लगने है सर। बिना बिजली के आने वाले इन बिलों को लेकर इस गांव के लोग कई बार पंचायत के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ना तो उन्हें बिजली की रोशनी नसीब हुई और ना ही बिलों के आने का सिलसिला बंद हुआ। फिर आसे तो बतेरी वारी उन्होंने भी आख्या जी खंबा तार बिजली दवाओ, सरपंच की भी आख्या, मेंबर की भी आख्या, जेड़ा एमएलए जेड़ा उनके कोल भी असें कई बारी दरखास्त दी, हर जगह उनके कोल भी अस पुजे जी भाई गल इस तरह जी वो बिल आवा कर दे तुसी इस तरह करो जी खंबा दियो या तार होनी है। बिजली के लिए लगातार प्रयास करने के बाद अब इस गांव के लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और अब इस गांव के लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी वो भी अपने जीते जी अपने गांव में बिजली देखेंगे। उम्मीद इस तू कहते कोई थी नहीं थी, उन पीछे ना के पता है। हाँ इस तू पहले दी कोई उम्मीद नहीं, देखो क्यों जो हजारों बारी खुद मैं दरखास्त दी 15 साल का सुक्का बिल सारा नु दी, एक नु नहीं दी। एमएलए पहला अर्श देवदास थे 18 साल रहा, उसने के भी ये साड़ी फरियाद रही पानी दी दे बिजली दी रस्ता दी मैं की कोई नहीं लगता 15 साल में कोई नहीं लगा, आज किड़ा लगना है कोई नहीं लगता, कोई नहीं आमदी तो सुनाई गया नहीं साहब, सुनाई गया नहीं जे सुनाई हुआ साड़ी तो साढ़े बल्ब दिखने आस भी सुनाई गया है, कोई जनाब है नहीं साड़ी। ग्रामीणों के मुताबिक एक तरफ देश के प्रधानमंत्री देश के हर घर को बिजली और पानी उपलब्ध करवाने की बात करते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में वो बिजली की रोशनी को तरस रहे हैं। हाँ सपने हर कुछ इसलिए मोदी साहब आखिर दे के हर कुछ घर बिजली होग
पानी होग, नलका होग, गैस होग, सब कुछ होग, मगर ऐसे लोगों की भी इयां के नेरे बिच के रखे दे, कोई वैसे दिखा के नहीं, कोई बल्ब नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कुछ नहीं। जब देश का भविष्य आपकी रोशनी में पड़ेगा तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया कैसे डिजिटल और विश्व गुरु बन सकता है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।